हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान की मैराथन लेकर आपके लिए आया हूं और इसमें हम 2-3 टॉपिक आज कवर करेंगे और बहुत खूब सारे प्रश्न आज करने वाले हैं। बहुत अच्छी मैराथन होने वाली है। आज जो टॉपिक करेंगे उन टॉपिक में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ये आपको श्योर हो जाना है। तो आपको क्या करना है, क्लास को कंप्लीट देखना है। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई कंटेंट है, कोई भी बात है, वो मिस नहीं करनी है। और अगर मान लो आप बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत कुछ आप चूक जाएंगे, सीखने से रह जाएंगे। और बिल्कुल राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो तुरंत देख लो, चूक मत जाना। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे पेपर में, ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। तो आज हम इन 3 टॉपिक की बात करेंगे: रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और प्रकाश से संबंधित। जो टॉपिक बच गए हैं, अगर ये क्लास आपको पसंद आएगी तो ही अगला मैराथन है वो आएगी, नहीं तो अगली मैराथन नहीं आएगी। रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उदाहरणों सहित बात करेंगे। उदाहरणों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। धातु अधातु में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, आज तक कैसे कैसे प्रश्न बने, उन सभी को लेकर चलेंगे। प्रकाश में आपके प्रकाश के परावर्तन से संबंधित घटनाएं पूछी जाती हैं, तो उसकी बात अपन करने वाले हैं। आपके सिलेबस में और भी टॉपिक हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो पहला टॉपिक आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, उसके बाद धातु अधातु और यौगिक है, फिर प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम है। उसके बाद ये 3 टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके आनुवंशिकी रहती हैं, मानव शरीर रहता है, और रोग और अपशिष्ट प्रबंधन, ये 3-4 टॉपिक बचते हैं। तो अगर आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो ही क्लास आएगी, नहीं तो मैराथन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। आज की क्लास पूरी देखने के बाद में आपको कमेंट करना है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तनों की बात करें तो ये 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे कौन से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ। भौतिक में कभी भी कुछ भी नया नहीं बनेगा और रासायनिक में नई चीज बनेगी, नया पदार्थ है वो बनेगा, चाहे कुछ भी बने। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता। भौतिक है वो रिवर्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज बनी, उसको वापस उसी में बदला जा सकता है। रिवर्स कैसे हो सकता है? जैसे देखो, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना है, इसका अगर बात करें तो वापस मोम को पिघल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वापस जमा करके मोम बनाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर मान लीजिए कोई कागज है, उसको जला दिया, कागज क्या हो गया? जल गया। कागज जल गया तो उसको वापस कागज में नहीं बदला जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जो रिवर्स हो सकता है वो भौतिक है, जो रिवर्स नहीं हो सकता वो आपके रासायनिक है। जिसमें नया पदार्थ बनता वो रासायनिक, जिसमें नया नहीं बनता वो भौतिक। यहाँ पर है कागज को टुकड़ों में काटना। तो काटना, चीरना, फाड़ना, ये सब के सब क्या होते हैं? भौतिक होते हैं। कौन से होते हैं? भौतिक होते हैं। ध्यान रख लेना, जिंदगी में भूलना नहीं है कभी भी। इसके अलावा कागज को जलाना, जल गया मतलब क्या बन गई? राख हो गई। और राख क्या चीज है? नई चीज है। कागज नहीं बचा, राख से वापस कागज नहीं बना सकते। चौक का पाउडर बनना, चौक का पाउडर बना, वापिस उसको मिला करके चौक बना लो, भौतिक है। बर्फ का पिघलना, पिघला तो क्या बना? पानी, पानी को जमा दो, वापिस क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो ये कैसा है? आपके भौतिक है। कैसा है? भौतिक है। वापिस जो हो सकता है वो भौतिक है, जो रिवर्स नहीं हो सकता वो क्या है? रासायनिक है। तो नया किस में बना? एक में ही बना, कागज में। तो कागज का जलाना क्या हो गया? आपके रासायनिक परिवर्तन हो गया, बाकी सारे भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखो, भौतिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से किन गुणों में परिवर्तन होता है? भौतिक में कौन कौन से गुणों में परिवर्तन होता है ये पूछा जा रहा है। आकार, बिल्कुल आकार में परिवर्तन होता है। जैसे कागज को चीरोगे, फाड़ोगे तो उसका आकार बदलेगा। आमाप में परिवर्तन होता है, रंग बदल सकता है। भौतिक में रंग बदल सकता है। जैसे पानी से क्या बनी? बर्फ बनी।
तो बर्फ का तो रंग आप श्वेत दिखाई देता है आपको, लेकिन पानी का रंग दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो उपयुक्त तो सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इन सभी गुणों को क्या कहे, कौन से गुण कहते हैं? ये पदार्थ के हैं भौतिक गुण। और भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होना, भौतिक गुणों में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि इनमें से किसी गुण में परिवर्तन होता है, आकार, आमाप, रंग में, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। तो नया पदार्थ बने तो कैसा? रासायनिक। बने तो कैसा? रासायनिक। नया पदार्थ नहीं बने, नया पदार्थ नहीं बने तो कैसा? भौतिक। नया पदार्थ नहीं बने तो भौतिक। नया बने तो रासायनिक, नया नहीं बने तो भौतिक। तो नया नहीं बनेगा मतलब कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है वो सही नहीं बताना है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः उत्क्रमणीय नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। मोम पिघली, वापस मोम बन गई। कागज को फाड़ा, वापस कागज को जोड़ दिया। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल सही बात है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना कई बार पूछा जाता है, लोहा एवं जंग। लोहा एवं जंग एक ही चीज है, अलग अलग है। तो जिंदगी में ध्यान रखना, लोहा एवं जंग अलग अलग चीजें हैं, अलग 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 है। क्या है? अलग अलग। लोहा और जंग क्या है? दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लेना। लोहा अलग है, जंग अलग है। जब लोहा किसके संपर्क में? पानी प्लस वायु, या हम कह दें इन दोनों को मिला करके नमी, नमी के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, जो उसी को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और ये क्या होती है? फेरस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरस ऑक्साइड की परत होती है जंग। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो जंग मतलब नया पदार्थ बन गया। फेरस ऑक्साइड कैसा पदार्थ है? नया पदार्थ। नया पदार्थ है तो कैसा? रासायनिक। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है। अगला देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र ये होता है, जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा और बनेगा MgO। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, MgO बनेगा और इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान रखना, इस पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो श्वेत चमकदार जो ज्वाला है वो होती है, श्वेत चमकदार ज्वाला होती है, ध्यान रखना। ये चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलती हैं, बिल्कुल सही है। श्वेत भस्म का निर्माण होता है, बिल्कुल। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही आपकी क्या है? श्वेत भस्म है, श्वेत भस्म। और ये कैसा पदार्थ है? ये नया पदार्थ है। कैसा है? नया। तो परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा? रासायनिक। ये भस्म एक नया पदार्थ है, बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखना, उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। एज इट इज ये प्रश्न मिले कि नहीं मिले, इनसे जो टॉपिक से भौतिक रासायनिक से आएगा, आपका इसी क्लास में से प्रश्न मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। धातु अधातु का प्रश्न आएगा, इसी क्लास में से मिलेगा। आपके प्रकाश वाला आएगा, इसी क्लास में से आपको प्रश्न मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बनने वाली श्वेत भस्म कौन सा पदार्थ है? अभी मैंने बताया, श्वेत भस्म। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, MgO बनता है। MgO को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके बी ऑप्शन में है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भस्म में जल मिलाने पर किस नए पदार्थ का निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत
जो भस्म है इसके साथ पानी मिला दिया तो किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसका निर्माण हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र, तो ये आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपके इनो के अंदर होता है। किसके अंदर? इनो के अंदर प्रति अम्ल के या प्रति अम्लता के उपचार में काम में लिया जाता है। प्रति अम्लता में काम आता है, या एसिडिटी जिसको कहते हैं, एसिडिटी के उपचार में, एसिडिटी के उपचार में ये काम आता है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये देखो पूछ लिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बी ऑप्शन MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हमने अभी बात की, एंटा एसिड के रूप में इसको काम में लिया जाता है। हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है। कब? जब एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी, लो इनो, यही होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। अब ये क्षारक अम्ल तो टॉपिक है ही नहीं, कहां से आगे बीच में, तो ये भैया परिवर्तन में ही है। तो क्षारक होते हैं, और क्षारक क्या करते थे हैं? लाल लिटमस को, लाल लिटमस किस में बदल देंगे? तो ये लाल लिटमस को किस में बदल देंगे? नीले में बदल देंगे। किस में? नीले लिटमस में बदल देंगे। लाल को किस में बदल देंगे? नीले में बदल देंगे। आपको ध्यान में रखना है, ट्रिक है इसकी, छालानी। क्षार है और लाल को नीले में बदल देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है अनीला। क्या ध्यान में रखना? अनीला। अम्ल है, अम्ल क्या करेंगे? अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देंगे। नीले को किस में बदल देंगे? लाल में बदल देंगे। तो हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे आ जाए वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। कोई भी अम्ल हो वो क्या कर देता है? नीले को लाल। आगे बढ़ते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा, CuSO4। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसको मिला दिया तो इसका रंग कैसा हो जाएगा विलयन का, ये आपको बताना है। तो इस विलयन का रंग हो जाएगा नीला। कैसा? नीला रंग। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लोहे की कील। कैसी? लोहे की कील, आयरन। आयरन डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में तो क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर अलग हो जाएगा, और फेरस सल्फेट के कारण रंग कैसा हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा रंग? हरा रंग। आगे बढ़ते हैं। जब एक परख नली में सिरका व खाने का सोडा डाला जाता है तो बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। आपने खाने का सोडा, कौन सा? खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसी को कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को कहते हैं आपके खाने का सोडा। ध्यान रखना। और सिरका, सिरके की बात करें तो सिरका है, इसके अंदर एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ध्यान में रखना। जब एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये इसका सूत्र होता है। तो इसको, और सिरका और खाने का सोडा है जो एक परख नली में डाला जाता है तो बुदबुदाहट होती है।
कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से लिखा जाता है, ध्यान रखना। इसके कारण ही क्या है, आपके जो खाने की चीज़ें हैं वो फूल जाती हैं, खाने की चीज़ें फूल जाती हैं, इसी के कारण फूलती हैं, CO2 के कारण। कौन सी गैस के कारण? CO2 के कारण फूलती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये चूने का पानी है, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। और इसके अंदर जब CO2 डाली जाती है तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया विलयन, दूधिया रंग। कैसा रंग हो जाता है? दूधिया रंग हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, ध्यान रखना। रंग हो जाता है दूधिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, CO2 और CaOH2 की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण होगा बताइए? CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यही किसका सूत्र होता है? संगमरमरों का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ध्यान में रख लेना। बी ऑप्शन क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। नाम ध्यान में नहीं रहे तो लिख देता हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थ बनने वाला आ गया वापस, तो नया किस में बनता भैया? नया बनता है रासायनिक परिवर्तन में। किस में? रासायनिक परिवर्तन में बनता है, ध्यान रखें। तो रासायनिक परिवर्तन बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ो। लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण कौन सा परिवर्तन है? लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण। लौह अयस्क है, उससे क्या बना रहे हैं? लोहे का निष्कर्षण कर रहे हैं, लोहा बना रहे हैं, लोहा प्राप्त कर रहे हैं। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी घटना रासायनिक परिवर्तन में हो सकती है? होती है नहीं, हो सकती है, ध्यान रखना। ऊष्मा का अवशोषण या निर्मुक्त होना हो सकती है, ध्वनि का उत्पन्न होना हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकती है। उपयुक्त तो सभी बिल्कुल। डी ऑप्शन, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे आपने सेव देखा होगा, सेव को काट कर छोड़ने पर क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन, तो ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक है। सेव को काट कर छोड़ दो, रंग बदल जाएगा उसका, तो वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक नहीं है। औषधि का निर्माण, जल औषधि का निर्माण कैसा है? रासायनिक है। रासायनिक केमिकल रिएक्शन होगी तभी तो आपके दवाई बनेगी, तो ये रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर घोलना, भौतिक परिवर्तन। जल को गर्म करोगे, भाप बनकर उड़ जाएगा और शक्कर वापस मिल जाएगी आपको, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर वापस प्राप्त हो सकती हैं। भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, जलने से क्या बन जाती है? राख, नया पदार्थ, तो आपके रासायनिक। लकड़ी का जलना, रासायनिक, राख कोयले बन जाएंगे, वापस कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। कौन सा? बी। ठीक है, ये देखो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री का सड़ना गलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पटाखों का विस्फोट होता है तो वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है पटाखों के विस्फोट में। और क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, नया पदार्थ बनता है, धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी घटनाएं घटित होती हैं
तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। भोजन सामग्री का सड़ना गलना भी कैसा? रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान में रखें। अगला देखो, ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। ऑक्सीजन का ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और ओजोन का पूछ ले तो ओजोन का होता है O3। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए, तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। सेब, आलू, बैंगन के कटे हुए टुकड़ों को थोड़ी देर खुले में रखने पर इनका रंग बदल जाता है, क्यों? रंग भौतिक परिवर्तन के कारण नहीं। रासायनिक परिवर्तन सही, बहुत कोई परिवर्तन नहीं। चाकू गंदा नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रासायनिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, रंग बदलता है, रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़े। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगती। क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती। कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, निकल मैंगनीज होता है, सब कुछ होता है। इसी प्रकार कुछ आपके मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे पित्तल। तो पित्तल में क्या होता है? तांबा और जिंक होता है। क्या होता है? तांबा और जिंक होता है, ध्यान में रखना। ऐसे ये बहुत सारी मिश्र धातु हैं, तो उनको एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, लोहे का जंग लगना रोका जा सकता है, पेंट करके रोका जा सकता है, ग्रीज लगाकर रोका जा सकता है, यशद लेपन द्वारा रोका जा सकता है। जिंक की परत चढ़ाना। किसकी? जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन है। जिंक की परत चढ़ाना क्या है? यशद लेपन है, ध्यान रखना। तो उपयुक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का है? भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें जो पादप हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। पादप अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। भौतिक। लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम को पीट कर चादर बनाना भौतिक परिवर्तन है। ये सब एनसीईआरटी आरबीएससी के उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, पहले ही बता चुका हूं, एक नहीं, अलग अलग है, तो ये गलत हो गया। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों पर जंग नहीं लगती, सही है। अभी हमने यशद लेपन की बात की थी। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मोमबत्ती का जलना, ये आप ध्यान रखना है। मोमबत्ती, मोमबत्ती में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। भौतिक में कौन सा होता है? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना तो क्या है? भौतिक है। और मोम का जलना क्या है? रासायनिक है, ध्यान में रखना। दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती जब जलती है तो। अगला प्रश्न देखो, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाए जाते हैं तो बुलबुले बनते हैं, ये क्या है? नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए, देखें। तो बिल्कुल आपके बुलबुले बनते हैं खाने का सोडा NaHCO3। और नींबू में क्या होता है? अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनती है? CO2 बनती है, जो कि कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान में रखना। CO2 के कारण ही बुलबुले निकलते हैं। अगला प्रश्न देखो, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो केवल भौतिक परिवर्तन होता है, गलत। अभी मैंने बताया केवल रासायनिक परिवर्तन नहीं,
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध था, दूध से क्या बन गया? दही बन गया। वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। दही एक नया पदार्थ है, ध्यान में रखें। तो इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। दही एक नया पदार्थ है, बिल्कुल सही। दही से पुनः दूध बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है? नहीं है। वापिस होता है उसको उत्क्रमणीय, और वापिस नहीं होता है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन प्रक्रम होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, दही एक नया पदार्थ है। अगला प्रश्न देखो, लकड़ी का जलना, लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना, या होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? कौन सा परिवर्तन होगा यहाँ पर बताइए। दो काम हो रहे हैं, एक तो लकड़ी को जलाया जा रहा है, एक उसको काटा जा रहा है। तो जलाएंगे तो वहां पर होगा रासायनिक, जलाने पर रासायनिक परिवर्तन, काटने पर कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो केवल भौतिक परिवर्तन नहीं, केवल रासायनिक नहीं। ठीक है, लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना रासायनिक नहीं, जलाना भौतिक नहीं, लकड़ी को जलाना रासायनिक, और इसे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन का कलर ही चेंज है, अपने आप पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग कम लगती है? बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता नमी की कमी होती है? बिल्कुल सही है। तो नमी की कमी होती है, इसी कारण है लोहे की वस्तुओं में जंग है वो कम लगती है, नमी की कमी के कारण ही। तो ये कारण सही है, ये क्या कारण सही है? तो केवल कथन ए सत्य? बिल्कुल नहीं। केवल बी सत्य नहीं, दोनों ही सही है। कथन ए क्रिया है और ए इसका कारण है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कारण है और ये क्या है? क्रिया है। ये क्रिया इसी कारण से होती है। बिल्कुल सही है, दोनों ध्यान में रखें। अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में, जबकि बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। गैस आ गई, द्रव थी पहले, कौन सी? द्रव अवस्था। फिर ये कौन सी अवस्था में आ गई? गैसीय अवस्था में आ गई। ध्यान रखना, पहले द्रव अवस्था में, फिर गैस, फिर यही गैस जलती है। तो इसमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सीधा एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए क्या है? ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है ये देखना है। फिर यही गैस जलती है, देखो बे रासायनिक परिवर्तन है। जलना रासायनिक परिवर्तन है, श्योर है। ए और बे दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल ए और रासायनिक परिवर्तन, जलती है तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, और गैस में परिवर्तित होती है अवस्था में क्या हुआ? इसके परिवर्तन हो गया, जबकि बाहर आते ये गैस में बदल जाती है, अंदर द्रव अवस्था में होती है। तो आपके दोनों में ही क्या हो गए? रासायनिक परिवर्तन हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्न में से किस वस्तु में धात्विक गुण, अब धातु या धातु शुरू हो रहे हैं, धात्विक गुण पाया जाता है? कोयले का चूर्ण, धातु नहीं। लकड़ी की कुर्सी, धातु नहीं। मिट्टी का मटका, धातु नहीं। तांबा क्या है? धातु। और तांबे का प्रतीक क्या होता है? रासायनिक प्रतीक भी आपको ध्यान में रखना, Cu होता है। क्या होता है? Cu, ध्यान में रखें। अगला है, निम्न में से कौन धातु नहीं है? सोना धातु है, प्लेटिनम धातु है, सोने को Au लिखा जाता है। ठीक है, लोहा धातु है जिसको Fe लिखा जाता है। सल्फर गैस है जो कि S से लिखी जाती है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लेटिनम को Pt से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्न में कौन सा असत्य है? वे पदार्थ जो चमकीले हैं प्राय धातु होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अधातुएं प्राय चमक रहित होती हैं, बिल्कुल ठीक है। सोना प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, गलत है। सोना, प्लेटिनम प्रकृति में कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैसी अवस्था में? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और चांदी भी आ जाए तो वो भी इसके साथ शामिल कर लेना। ये सोना और प्लेटिनम है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, या अपन कह सकते हैं अक्रियाशील है। अक्रियाशील, क्रियाशील है ही नहीं, जंग लगती ही नहीं कभी इन पे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी धातु है जो सामान्यतः द्रव अवस्था में, कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर द्रव अवस्था की अगर बात करें तो मैं दो चीजें बताऊंगा। द्रव अवस्था में पहले तो बात करेंगे धातु की, और द्रव अवस्था में बात करेंगे अधातु की। तो द्रव अवस्था में धातु कौन सी होती है इसकी बात करते हैं। तो द्रव अवस्था में धातु होती है मरकरी। कौन सी? मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं, और इसको H बड़ा G छोटा से लिखा जाता है। अधातु की बात करें तो ये होती है ब्रोमीन। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। ध्यान में रखें, जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछी जाती है। अब हो सकता है ये भी पूछ ले, तो दोनों ध्यान, अधातु ब्रोमीन, धातु मरकरी या पारा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कॉपर, तांबा काट सकते हो क्या? नहीं। सिल्वर, चांदी को? नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन तो गैस होती है, ठीक है। तो सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? ध्यान रखें, प्रतीक चिन्ह तो सोडियम का होता है N बड़ा A छोटा, ये सोडियम का प्रतीक है। और इसको किरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है, किरोसिन में डुबोकर रखते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये अति क्रियाशील है, सर्वाधिक क्रियाशील है, सर्वाधिक क्रियाशील है, जिससे ये क्या पकड़ लेता है? खुले में आग पकड़ लेता है, खुले में आग पकड़ लेता है, खुले में आग पकड़ लेता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, बिल्कुल ठीक है। धातुएं अधिकतर दूसरी या ग्रे रंग की होती हैं, देखते हैं। धातुएं चमकीली सतह वाली होती हैं, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त तो सभी नहीं। कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी, दूसरा भी सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। धातुएं दूसरे और ग्रे रंग की होती हैं, ध्यान रखना। अधिकतर पूछा है, सभी तो नहीं होती, अधिकतर। कौन सा धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? धातुओं का भौतिक गुण, धातुओं का भौतिक गुण सबसे पहले चमकदार होती हैं। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार, जिसको कहते हैं द्युति, द्युति कहते हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं चालक होती हैं, विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं। किस किस की? विद्युत की भी चालक होती हैं, प्लस उष्मा की भी चालक होती हैं। इसके साथ क्या होती हैं? वो तन्य होती हैं, तार बनाया जा सकता। तन्य मतलब तार, तार बनता है धातुओं से। क्या बनता है? तार बनता है। आघात वर्धन्य, आघात वर्धन्य, आघात वर्धन्य का मतलब है कि उनसे चादर बनाई जा सकती है। चादर यानी कि चदरें बनती, चदरें। फिर उसमें एक गुण पाया जाता है ध्वनिकता, यानी कि जैसे घंटी बनती है, उनसे घंटियां बनती हैं, ठीक है। स्कूल की घंटी बजती है, उसका ध्वनिक है। वो गुण कौन सा है? ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनिक गुण है। कठोरता, जो आपके छूने पर हार्ड महसूस होती है, कठोर महसूस होती हैं, वो क्या है? कठोरता है, ठीक है। तो द्योति पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, ध्वनिकता पाई जाती है। उसमें कुचालकता नहीं, उसमें सुचालकता होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या होती है? सुचालक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस धातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है? किस वस्तु में? धातु नहीं है यहाँ पर, वस्तु दिया है, ध्यान से पढ़ें। वस्तु में धात्विक जो ध्वनिकता, ध्वनिकता मतलब ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना है, वो ध्वनिकता कहलाता है। लकड़ी का चम्मच ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। स्टील की थाली ध्वनि उत्पन्न करती है। विद्यालय की घंटी ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु का सिक्का ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, धातुओं के किस गुणधर्म के कारण लोहे की कील, स्टील की चम्मच पानी में डूब जाती है? धातुओं का क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण वो क्या है? पानी में डूब जाती हैं, घनत्व होगा। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में तैरती है? पानी में तैरती कौन सी धातु? तो देखो डी ऑप्शन, कागज। कागज धातु है ही नहीं,
कागज धातु नहीं है, धातु है। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम है, ये पानी में तैरती हैं। इसके अलावा एक मैग्नीशियम और है, वो भी पानी में तैरती है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? गलनांक उच्च होता है। इसके साथ आपको ध्यान रखना क्वथनांक है, ये भी क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वह धातु जिसे हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, वो है गैलियम। कौन सी है? गैलियम है। हथेली पर रखने से कौन सी पिघल जाती है? गैलियम, यानी कि गैल से ध्यान रखना, गलना, जो गल जाता है, गैलियम यानी पिघल। घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे या एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। एल्यूमिनियम के बने होते हैं क्योंकि धातु विद्युत की कुचालक होती हैं, ऐसा नहीं है, चालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये सभी सस्ते होते हैं, ये कारण नहीं है, महंगे ही होते हैं। बी ऑप्शन। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए खाना है वो जल्दी पकता है। खाना जल्दी पकता है, इस कारण इसको बनाया जाता है किसका? लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक का ध्यान रखना, चांदी है। ठीक है, चांदी सर्वोत्तम। उसके बाद आता है कॉपर यानी कि तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा चालक अच्छी कौन है? चांदी है, ध्यान रखें। अगला देखो, निम्न में से किस गुण के कारण धातुओं की चादर बनाई जा सकती है? धातुओं की चादरें आती है ना, वो चादरें किससे, कौन सा गुण है? कठोरता। ये गुण काम नहीं आता। ध्वनिकता, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि होती है। उच्च गलनांक, जिससे आपके क्या है, जो क्या कहते हैं इसको, जल्दी से ये पिघलती नहीं है, ये तो पिघलने से संबंधित है। ठीक है, आघात वर्धीनता, इससे क्या है, चोट सहकर चादरें बनती है। डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ध्यान रखना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुचालक होती है। अगला देखो, सामान्यतः तार है धातुओं के ही बनाए जाते हैं, ये धातुओं का कौन सा गुण है? तार, तैसे तार, तैसे तन्यता, तैसे तन्यता। सबसे लंबा तार, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। कौन सी है? सोना, जिसको AU से लिखा जाता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से आपके कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, ध्यान रखना। तो ये होता तन्यता, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सामान्य ताप पर अधातुएं किस अवस्था में होती है? अधातुएं, तो अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं, किसी भी अवस्था में हो सकती हैं। डी ऑप्शन। अगला देखो, ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पारा है वो तो क्या है? धातु है, गलती मत करना। मरकरी और पारा एक ही चीज है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अधातुओं का रंग, अधातुओं का रंग कैसा होता है, बताइए। देखें, अभी तक तो आधी क्लास नहीं हुई है। डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन, विभिन्न रंग की होती हैं। अधातुओं के रंग अलग अलग होते हैं, विभिन्न रंग। अगला प्रश्न, वह अधातु, धातुएं तो ज्यादातर चमकदार ही होती हैं, लेकिन ऐसी अधातु जो चमकदार होती हैं तो वो होती हैं आयोडीन। कौन सी होती हैं? आयोडीन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आयोडीन है वो चमकदार होती है, लेकिन अधातु है। अगला देखो, वह अधातु जो कठोर होती है। अधातु, आयोडीन नहीं होगा, सल्फर नहीं, कार्बन नहीं, क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा है वो कठोर होता है, अधातु है। अब तक का प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला है अधातु जिनका गलनांक उच्च होता है। जिनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, ध्यान रखना, दोनों का ही। हीरा और ग्रेफाइट है वो आपके गलनांक, उच्च गलनांक होते हैं।
ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, अधातु जो विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। विद्युत की क्या होती है, चालक होती है ग्रेफाइट। हीरा है 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है हीरे में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तु जल की सतह पर तैरती है? कौन सी वस्तु? पेन का ढक्कन, पेंसिल का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका, ये सारी तैरेगी, ये तो सारी जल की सतह पर तैरती है। अगला है, कौन सा अधातुओं का गुणधर्म नहीं है? अधातुओं का गुणधर्म नहीं है। निम्न घन तो होता है, भंगुरता होती है, विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं, सही है। और उच्च गलनांक नहीं होते हैं। निम्न गलनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, तो गलनांक निम्न होते हैं, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हमारे घरों में तांबे अथवा एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, क्यों? ये चमक है वो धीरे धीरे कम क्यों होती है, बताइए। ये जंग रहित होते हैं, ये अधातु के बने होते हैं, प्राय वायु से क्रिया करती हैं। धातुएं क्या करती हैं? हवा से क्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो धातु ऑक्साइड होंगे वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखना। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के कैसे होते हैं? क्षारीय, याद रखना। अगला प्रश्न, धातुएं वायु से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, बी ऑप्शन। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, अभी हमने बात की। अगला प्रश्न, धातुएं जल के साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? जल के साथ क्रिया करती है तो आपके धातुएं जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। और जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं वो आगे हाइड्रोक्साइड भी बनाती हैं। तो धातुएं जल के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किसी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो लकड़ी को नहीं, तांबा को नहीं, कॉपर को नहीं, सोडियम को। मैंने पहले ही बताया, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है तो ये खुले में आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको क्या है, आपके केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसको कहते हैं अति क्रियाशील। कैसी धातु है? अति क्रियाशील धातु है, अति क्रियाशील धातु। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती हुई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जल के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके लिए आपके पॉप टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? पॉप टेस्ट भी किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के कारण फट फट की आवाज आती है। कैसी? फट फट की आवाज, फट फट की आवाज आती है, इसी को पॉप टेस्ट कहते हैं। मोमबत्ती को जब परख नली के पास ले जाया जाता है तो फट फट की आवाज आती है। अगला देखो, धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Al2O3 ये कैसा ऑक्साइड है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड है ये, जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, वो उभयधर्मी कहलाते हैं। अगला देखो, अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अधातुएं, अधातुएं क्या बनाती हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड बनाती हैं, सी ऑप्शन। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड और सल्फाइड। सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर किसका निर्माण होता है? सल्फर डाई ऑक्साइड का। ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगी? सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा, बी ऑप्शन। अगला देखो, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ो,
सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? सल्फर है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है सल्फर, तो क्या बनता है बताइए? तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों बनते हैं। बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं? बिजली उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? थर्मामीटर में मरकरी या पारे का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन की कमी से गेहंगा रोग होता है। गेहंगा रोग या इसी को कहते हैं गोइटर रोग। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन? ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित हैं और ये ग्रंथि गर्दन में पाई जाती हैं या गले में पाई जाती हैं, जो आपके इंग्लिश के एच आकार की होती है। एच आकार की ग्रंथि है, ये आपको ध्यान में रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला देखो, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट होता है NaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, और जिसको कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, ध्यान में रखना। ठीक है, NaCO3 डॉट 10H2O लगा दें तो ये हो जाता है धावन सोडा। क्या हो जाता है? धावन सोडा भी इसको कहते हैं। इसके साथ सोडियम धातु की बात करें तो Na हो जाएगा। आगे बढ़े। गंधक या सल्फर का उपयोग किया जाता है। अम्ल निर्माण में, औषधियों में, बारूद निर्माण, सभी में किया जाता है। गंधक या सल्फर को S से लिखा जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किसका उपयोग होता है? लाल फॉस्फोरस का। किसका होता है? लाल फॉस्फोरस का होता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट का उपयोग है थर्मामीटर में, इलेक्ट्रोड बनाने में। बिल्कुल बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोड बनाने में थर्मामीटर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कैसी है? चालक धातु है। विद्युत की चालक धातु है। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट शुद्ध सोना। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट में क्या होता है? 22% सोना प्लस 2% या 2 कैरेट, इसको कैरेट में लिखें अपन। 22 कैरेट तो क्या होता है? सोना होता है, और 2 कैरेट क्या होता है? तांबा या अन्य अशुद्धि होती है। ठीक है, इसी प्रकार होता है 18 कैरेट। 18 कैरेट में देखो, 24 में से 18 कैरेट प्रतिशत में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 6 तिया 18, 6 चौके 24, 24 से कट गया 25, 25 तिया 75, 75% शुद्धता होती है इसमें शुद्ध सोना। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है। 25% क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं। 25% अशुद्धियां, 25% अशुद्धियां होती हैं। गहना ज्यादातर 22 कैरेट का बनता है। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण नहीं बनते। आभूषण नहीं बनते हैं इसके, ध्यान रखना। 24 कैरेट के आभूषण नहीं बनते हैं, इसको याद रख लेना। आभूषण नहीं बनते 24 कैरेट के, इसके बनते हैं 22 कैरेट के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसी धातुएं होती हैं? अशुद्ध, मिश्र, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। कौन सी? उत्कृष्ट धातुएं जैसे हो गया सोना, जैसे हो गया प्लेटिनम, जैसे हो गया चांदी। इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांदी पे फिर भी फर्क पड़ता है, लेकिन सोना और प्लेटिनम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है, दोनों ही मिलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, पीतल में होता है
पीतल में तांबा और जिंक होता है, दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, पिताजी, याद रख लेना। मिश्र धातुएं होती हैं, दो या दो से अधिक धातु अधातु की मिश्रित निश्चित मात्रा का मिश्रण, धातु अधातुओं का समांगी मिश्रण। तो बिल्कुल आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित मात्रा में मिश्रण और धातु अधातुओं का समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कांसा, तांबा, पीतल, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर कांसा मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, तांबा नहीं है। तांबा क्या है, धातु है, मिश्र धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखो, वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है लेकिन विद्युत की क्या है, सुचालक है, ध्यान रखना, जो पेंसिल में प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित दीप्त पिंड नहीं है? अब आपके प्रकाश वाला शुरू हो गया, प्रकाश क्या शुरू हो गया, प्रकाश वाला चैप्टर यहां से शुरू हो चुका है। मानव निर्मित दीप्त पिंड नहीं है। मानव निर्मित, मोमबत्ती मनुष्य ने बनाई, विद्युत बल्ब मनुष्य ने बनाया, लालटेन मनुष्य ने बनाया, जुगनू प्राकृतिक है। कैसा है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक दीप्त पिंड है। अब दीप्त पिंड क्या होते हैं? दीप्त पिंड, दीप्त जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान हो, दीप्त, आपको ध्यान में रखना है। और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो, अदीप्त, स्वयं का प्रकाश नहीं हो उनको अदीप्त पिंड कहते हैं। अगला देखो, कौन सी अदीप्त वस्तु है? अदीप्त वस्तु कौन सी? टॉर्च के पास स्वयं का प्रकाश, तारों के पास स्वयं का प्रकाश, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश, चंद्रमा अदीप्त है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए ये क्या हो गया, अदीप्त हो गया। ठीक है, ये 6ठी 7वीं के प्रश्न है। अगला देखो, किसी भी वस्तु की परछाई होती है, काली, वस्तु के समान रंग की, श्वेत, पीली। तो परछाई सदैव क्या आती है, काली होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रकाश किरण सदैव गमन करती हैं सीधी, सीधी रेखा में। प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु की परछाई का आकार व आकृति दिन में किस प्रकार बदलता है? आकार समान परंतु आकृति में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन परंतु आकृति समान, आकार आकृति दोनों में अपरिवर्तित, आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन। किसी वस्तु की परछाई का आकार और आकृति दिन में किस प्रकार बदलता है? तो भाई आकार है वो तो छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन आकृति तो वही रहती है, आकृति समान, आकार में परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पिन होल कैमरे द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पिन होल कैमरे द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ये बताना है, पिन होल कैमरा। तो इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से छाया के लिए आवश्यक नहीं है। छाया के लिए सूर्य चाहिए, अपारदर्शी वस्तु भी चाहिए, पर्दा चाहिए, प्रकाश का स्रोत चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, सूर्य, अपारदर्शी आपको नहीं चाहिए, पर्दा कोई होगा उस पर छाया बनेगी, प्रकाश का स्रोत होगा तभी छाया बनेगी, और सूर्य तो प्रकाश का स्रोत है ही। तो आपके कौन सी वस्तु है छाया के लिए आवश्यक नहीं, अपारदर्शी। अपारदर्शी तो आवश्यक है, कोई वस्तु अपारदर्शी नहीं होगी छाया बनेगी नहीं, पर्दा नहीं होगा छाया किस पे बनेगी। तो सूर्य आपके आवश्यक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रकाश का स्रोत होगा तो सूर्य अपने आप उसमें शामिल हो गया है। अगला प्रश्न देखो, पार्श्व परावर्तन में क्या होता है? आपने कभी समतल दर्पण, जो दर्पण होता है उसमें चेहरा देखा ही होगा, चेहरे में देखते हैं तो मान लीजिए ये आपका सिर है, ये आपके कान हैं, और ये आपका शरीर है, ये आपके पैर हैं, और ये आपके हाथ हैं, और ये आपका हाथ है। अब यहाँ पर देखो, आपका मुंह आपके सामने है, तो आपके सामने है मतलब ये आपका बायां भाग है, और ये आपका क्या है, दायां भाग है।
तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, दायां है वो तो बायां दिखता है, दायां तो बायां दिखता है, और बायां है वो क्या दिखता है, दायां दिखता है। ये आपको पार्श्व परावर्तन में ध्यान रखना है। आप पेन लेके खड़े हो जाइए कांच के अंदर, कांच के अंदर आपको जो व्यक्ति दिखेगा उसके कौन से हाथ में होगा ये देखना। तो वस्तु का बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग है वो बायां हो जाता है। बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पिन होल कैमरे में सामान्यतः अवस्था में सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सूर्य का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वृत्ताकार प्राप्त होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन से वर्ण पार्श्व प्रवर्तन नहीं दर्शाते। कौन से वर्ण है उनमें पार्श्व परावर्तन नहीं होता। आई, अब यहां दर्पण के सामने रखिए आई, तो दर्पण के अंदर भी क्या दिखेगी, आई ही दिखेगी। ओ लिखोगे, ओ दर्पण के सामने भी ओ ही दिखेगा। यू लिखोगे तो सामने भी यू ही दिखेगा। एक्स लिखोगे एक्स दिखेगा, लेकिन ई लिखोगे तो फिर वो ई दिखेगा एस से। ठीक है, तो ई में पार्श्व परावर्तन होता है। जेड लिखोगे तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, एन ऐसे लिखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा। तो इनमें पार्श्व परावर्तन होता है, इनमें भी होता है, इनमें भी होता है। आई ओ यू पार्श्व परावर्तन नहीं दर्शाते हैं। परावर्तन के नियम आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। कौन सी वस्तुएं पारभासी है। देखो, वस्तुएं होती हैं अपारदर्शी, एक होती हैं पारदर्शी, एक होती हैं पारभासी। पारभासी, इनमें धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है, धुंधला। इसमें स्पष्ट दिखता है आर पार, और इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बटर पेपर पारभासी है, मोटा कांच पारभासी है, ट्रेसिंग पेपर पारभासी है। उपयुक्त तो सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बटर पेपर, मोटा कांच और ट्रेसिंग पेपर, ये नाम ध्यान में रख लेना, तीनों के तीनों पारभासी है, धुंधला दिखाई देता है। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाती हैं, पारभासी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पारभासी कहलाती हैं। चमकता बल्ब किस प्रकार की वस्तु है, दीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है, दीप्त वस्तु है चमकता बल्ब। निम्न में से किस वस्तु का छाया नहीं बन सकती। पौधे की छाया बन सकती है, पंख की बन सकती है, उड़ते पक्षी की बन सकती है, पारदर्शी पिंड की नहीं बन सकती। डी ऑप्शन। पारदर्शी है कोई भी वस्तु तो उसकी छाया नहीं बन सकती, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, किसी भी वस्तु की छाया निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रकाश का स्रोत आवश्यक है, पर्दा आवश्यक है, अपारदर्शी वस्तु आवश्यक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आए और किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए तो वो परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, ये आपके सामने एक दर्पण है। कोई प्रकाश किरण ऐसे आई इस पे और वापस इधर चली गई, तो यहां पर हम मानते हैं एक अभिलंब। तो ये जो आने वाली प्रकाश किरण है उसको क्या कहते हैं, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण। दूर जाने वाली को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और बीच में जो हमने लाइन बनाई उसको कहते हैं अभिलंब, और जिससे टकराई उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, और परावर्तन कोण होता है परावर्तन कोण, जिसको लिखते हैं आर से। किससे, आर से। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन के नियमों की बात करें तो नियम होते हैं दो। कितने, दो। उनमें से पहला है आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या, बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ध्यान रखना। दूसरा है, तीन चीजें हमने लिखी, आपतित किरण। क्या लिखी, आपतित किरण, आपतित किरण लिखा। अभिलंब मैंने लिखा, अभिलंब। और एक क्या लिखा, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपके परावर्तन के दो नियम हैं, अति महत्वपूर्ण है, रट लेना।
याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रट लेना, ये दोनों नियम। दोबारा सुन लेना बैक लेके। अगला प्रश्न देखो, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होती हैं क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड कहलाती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय और लूंगा। हवा है पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी है हवा। निम्न में से एक सर्वोत्कृष्ट परावर्तक पृष्ठ है। सर्वोत्कृष्ट होगी तो कैसी होगी? समतल। कैसी होगी? सपाट होगी। कैसी होगी? चिकनी होगी। कैसी होगी? चमकदार होगी। ठीक है, तो दर्पण लकड़ी की सीट नहीं है। लकड़ी की सीट, प्लास्टिक सीट, गत्ता नहीं। जब दर्पण है तो दर्पण सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वह वस्तु स्वयं में से प्रकाश को गुजरने दे पारदर्शी कहलाती है। ए ऑप्शन। अगला, निम्न में से किससे वर्ण विक्षेपण होता है? वर्ण विक्षेपण किससे होता है? तो वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। किससे होता है? प्रिज्म से होता है वर्ण विक्षेपण। ऐसे एक प्रिज्म होता है, ऐसे प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो ये 7 रंगों में बंट जाता है ऐसे। इसका क्रम ध्यान रखना, विबग्योर। विबग्योर। क्या क्या नाम है? विबग्योर इसका नाम है। वी फॉर वॉयलेट यानी कि बैंगनी। आई फॉर इंडिगो। इंडिगो कलर का नाम है, इंडिगो। बी फॉर ब्लू यानी कि नीला। जी फॉर ग्रीन यानी कि हरा। वाई फॉर येलो यानी कि पीला। और ओ फॉर ऑरेंज यानी कि नारंगी। और आर फॉर रेड यानी कि लाल। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, क्रम VIBGYOR। विबग्योर इसका क्रम है, यही क्रम आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, एक कार का पार्श्वदर्शी समतल दर्पण है। पार्श्वदर्शी दर्पण समतल दर्पण है। कार का चालक 2 मीटर सेकंड की चाल से पीछे धकेलता है। देखो ये मैंने बना दिया एक समतल दर्पण। ये क्या बना दिया? समतल दर्पण बना दिया मैंने। इसके सामने कोई 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो इसके सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपके 2 मीटर प्रति सेकंड के दर से इसके सामने आएगा। तो उस समय पीछे खड़ी बाइक का प्रतिबिंब देखता है, तो कार का चालक को बाइक का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? डबल, 4 मीटर प्रति सेकंड। जुड़ जाएगी, चाल विपरीत है। चाल क्या है? विपरीत हो तो जुड़ जाएगी, जुड़ेगी। चाल विपरीत होगी तो क्या होगी? जुड़ेगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग है? दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने, वाहनों के अग्रदीप जिसको कहते हैं हेडलाइट। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल होता है, ध्यान रखना। अवतल, अवतल दर्पण होता है वाहनों की हेडलाइट में, ध्यान रखना। और जो पार्श्व पश्चदर्शी होता है, पश्चदर्शी जो साइड में लगा हुआ दर्पण होता है, उसमें उत्तल होता है। साइड मिरर कौन सा होता है? उत्तल होता है। हेडलाइट में अवतल होता है। टॉर्च में जो कटोरी होती हैं वो अवतल होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वाहनों में पश्चदर्शी देखने में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों किया जाता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। छोटा और आभासी बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। छोटा, आभासी और सीधा बनता है। जबकि अवतल में कैसा बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ध्यान रखना, बड़े में। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला देखो, एक समतल दर्पण के सामने रखी जलती मोमबत्ती का प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा और समान आकार होगा। समतल दर्पण कैसा दर्पण है? समतल दर्पण, इसके बारे में ध्यान रख लेना। समतल दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? ध्यान रख लेना, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। समान आकार में, समान साइज, साइज कैसा होगा? समान होगा। पार्श्व क्या होगा?
पार्श्व परावर्तन दिखेगा, यहाँ पर पार्श्व परावर्तन दिखेगा, ध्यान में रखना। यह समतल दर्पण का कंसेप्ट है। अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान में रखना। वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है, ध्यान रखें। अगला देखो, निम्न में से किसमें दर्पण उपयोग होता है? दर्पण पूछा जा रहा है, लेंस नहीं है, सिर्फ दर्पण पूछा जा रहा है। तो लेंस यहां पर नहीं बताना। सौर भट्टियों में दर्पण किस में काम आता है? सौर भट्टियों में काम आता है, और वो भी कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल। चश्मा में लेंस काम आता है, सूक्ष्मदर्शी में लेंस, दूरबीन में लेंस होता है। ठीक है, चश्मा में आपके अवतल, अवतल और द्विफोक्सी लेंस, 3 प्रकार के लेंस काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच का बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहर का चम्मच का बाहरी हिस्सा है, वो किस प्रकार का होगा? वो उत्तल दर्पण का काम करेगा। किसका? उत्तल दर्पण का काम करेगा। सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। पार्श्व परावर्तन प्रदर्शित करता है, पार्श्व परावर्तन एक में ही होता है, और वो किस में होता है? समतल दर्पण में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आवर्धक लेंस के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। कौन सा? आवर्धक लेंस कौन सा होता है? बताइए। देखें, लेंस की बात की जा रही है, तो आवर्धक लेंस होगा उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। दर्पण होता तो अवतल होता। कौन सा? दर्पण होता तो अवतल होता, लेंस है उत्तल लेंस। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? 7 वर्ण होते हैं। कितने? 7 वर्ण होते हैं। VIB, GYOR, GYOR, विबग्योर, ये 7 वर्ण होते हैं, बता चुका हूं। यदि एक वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब, वस्तु से प्रतिबिंब, देखो यहां पर ये दर्पण है, यहां 2 मीटर पे कोई वस्तु रखी गई है, और प्रतिबिंब भी 2 मीटर पे बनेगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दर्पण या परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कहलाता है परावर्तन कहलाता है। दर्पण या परावर्तक पृष्ठ पर क्या होता है? परावर्तन होता है। और लेंस होता था तो लेंस होता तो क्या होता? अपवर्तन होता। लेंस होता तो क्या होता? अपवर्तन होता। ध्यान रखना। अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस कौन से होते हैं? लेंस 2 होते हैं, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ठीक है, अपसारी और एक होता है अभिसारी। तो यहां पर एक लेंस ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ये अपने आपके इसके ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है, इस कारण इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस ऐसा होता है जिसको हम अवतल लेंस भी कहते हैं, और इसमें आने वाली प्रकाश किरणों को ये ऐसे फैला देता है, तो ये कैसा कहलाता है? अपसारी कहलाता है। ध्यान रखना। तो अपसारी कौन सा होता है? अवतल लेंस अपसारी होता है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिबिंब, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक होते हैं। पर्दे पर जिनको प्राप्त किया जा सके, वास्तविक। जिनको पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके, आभासी। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष की ओर देखते समय सूर्य होता है। सूर्य और इंद्रधनुष विपरीत दिशा में होते हैं, तो सूर्य हमारी पीठ के पीछे होगा। सी ऑप्शन। कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होगा एक किससे? स्टेनलेस स्टील की प्लेट से। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टेनलेस स्टील, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखो, गोली दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। गोली दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। ध्यान रखें। यह था आज का अंतिम प्रश्न। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, PDF इसकी वहां पर टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।